अकाली दल और नेशनल कांग्रेस जैसे दल हैं जो पहले से आज़ादी के पहले से रहे हैं, और आज़ादी के बाद जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों में इजाफा हुआ है, 67 के आते आते तक एक स्थिति ऐसी हो गई कि क्षेत्रीय दल हावी हो गया। और हम सब जानते हैं कि 8 राज्यों में उस समय 67 के आसपास में 8 राज्यों में सरकारें जो है क्षेत्रीय दलों की थी। स्वर्णिम काल अगर आप देखना चाहेंगे तो 1800 मेरे ख्याल से 90 के जरा सा पहले और उसके बाद 2010 तक क्षेत्रीय दलों का रहा, जो अभी भी धीरे धीरे कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। और 2013 में, जैसे कि मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी के आने के बाद एक अलग उछाल हुआ, टीएमसी का एक अलग दौर रहा, रुतबा रहा, और हम सबने उसे देखा है। राष्ट्रीय दलों को लेकर के भी हम सब जानते हैं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, उससे ज़्यादा पुरानी पार्टी है, लेकिन उससे न जाने कितने क्षेत्रीय दल निकले। 65 बार ये पार्टी टूट चुकी है और अभी भी लेकिन उसमें जान है। और नंबर 2 की बड़ी पार्टी है देश के लिए। और इसी के साथ साथ ये भी एक बहस शुरू हो चुकी है देश में कि पार्टियों के रूप स्वरूप और राष्ट्रीय स्तर पर उनका कैसे चयन होना चाहिए, क्षेत्रीय स्तर पर कैसे चयन होना चाहिए, ये एक सब अलग सवाल है। ये किताब जब लिखी गई सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का, तो पहले इसका स्वरूप रूप कुछ और था, फिर जैसे जैसे इवॉल्व होती गई ये बड़े लेवल पर बनती चली गई। सेंसेक्स इसीलिए इस्तेमाल हुआ था क्योंकि इवॉल्वमेंट के दौरान मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरीके की किताब कोई क्षेत्रीय दलों के को लेकर के पूरी पक्की तौर पर है, जिसमें देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद एक एक पार्टी के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की गई है। कुछ जो पार्टियां विलुप्त हो गई हैं उनको भी ढूंढ ढांढ करके उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा की गई और उसको किया गया। हमारे वरिष्ठ पिछले 40 साल के संबंध और माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी, विजय चोपड़ा जी, भाई संजय जी, अश्विनी जी, पीयूष जी और हमारे साथ यहाँ उपस्थित प्रभात प्रकाशन की तरफ से और जॉर्जस क्लब और अश्विनी जी और हमारे समस्त जितने लोग परिचित यहाँ उपस्थित हैं और जिनका संबोधन आपने किया। आजकल मैं सामान्यतः बड़ा असहज ही रहता हूँ जब इस प्रकार के विषयों पर बोलता हूँ, क्योंकि कैमरा का बड़ा खतरा रहता है। मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, इसीलिए रिटायरमेंट की तरफ भी पड़ चुका हूँ। ये मेरे पता नहीं मेरी वरिष्ठता यहाँ क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मंच पर संसदीय प्रणाली के दृष्टिकोण से मैं सबसे सीनियर हूँ, क्योंकि मेरा इस पूरे व्यवस्था में मेरा आगमन 85 में तो छात्र राजनीति का था जब मैं इन सब चीजों को समझने का कोशिश कर रहा था, लेकिन 90 से लेके आज 32 साल हो गए। विधानसभा से लेके लोकसभा से लेके राज्यसभा से लेके वापस लोकसभा तक मोटे तौर से मेरा 32 साल की बात। और जब आपने सेंसेक्स की बात कही तो मैं बड़ा चिंतित हो गया कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उसमें तो बड़ा इन्वेस्टर्स का जरूरत होता है और सेंसेक्स इन्वेस्टर पर, उसके कॉर्पोरेट डिसीजन पर, और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तुलना इन्होंने स्टैब्लिश की है। मैं सिर्फ इसको मेरे राजनीतिक जीवन को अगर सेंसेक्स को थोड़ा सा जोड़े तो मेरा 3 दशक पूरा हो गया राजनीति में, और उतना किसी भी के लिए पर्याप्त होता है राजनीति से बाहर निकल जाने के। बाकी लोगों का होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पत्रकारों का होता है कि नहीं पता है, लेकिन राजनीति में निकलना चाहिए ऐसा होता नहीं है। लेकिन आजकल ब्यूरोक्रेट्स का भी नहीं होता है। वो अगले अंतिम 2 साल इतना मेहनत करते हैं सरकार के लिए कि उनकी व्यवस्था अगले 5 साल की हो रही है। सीधे वर्ष होते तो मेहनत पर टिकी रही, सही है गलत है इस पर। देश में 2 ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कम से कम इस विषय से कुछ हद तक, बहुत हद तक हट करके सिद्धांत पर आ गई। और ये एक बड़ा सवाल है कि देश के सेंसेक्स का परिभाषा करने में जो अकू जी ने मेहनत की है, शायद ये सब विषयों का भी उसमें वर्णन जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी प्रकार से देश की राजनीतिक हम लोगों ने 70 समाप्त करने से पहले मेरा एक मूल सवाल है। बिहार में अगर बिहार को इस पूरे सेंसेक्स से जोड़ा जाए तो हम 12 करोड़ है,
मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि 30 साल 35 साल, और आपने कह दिया कि मैं हवाई जहाज उड़ाता हूं। मैं 2 काम और करता हूं। आजकल बिहार का मैं सबसे बड़ा वकील हूं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो मेरा वकालत भी शुरू करता, और एक दिन में मैं 4 काम करता हूं। सुबह 8 बजे अपने कॉलेज में, जहां यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, मैं क्लास लेता हूं। 10:30 बजे उच्च न्यायालय में जाके मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश होता हूं। 1 बजे हवाई जहाज लेकर के दिल्ली उतरता हूं और 4:30 बजे पार्लियामेंट पहुंच जाता हूं। ये भी कुछ काम करने का मौका देश के लोगों ने मुझे दिया है। मैं उस काम के लिए मेरा अंतिम सवाल ये है कि बिहार को सैंपल कर दीजिए सेंसेक्स में, और ये एक सेंसस करवा दीजिए। और आप सब लोग, कई लोग मैं देख रहा था एक सूची में, ये 35 वर्ष का बिहार का एक्सपेरिमेंट, सेंसेक्स का, राजनीति का, सत्ता का, पावर का, विकास का, या जो कुछ भी है, कोई मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हम नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा है वो छोड़ दीजिए। एक बार पिछले 30 साल से ये सेंसेक्स जात की राजनीति में ये सिर्फ कोई पता लगा दे कि बिहार के 12 करोड़ लोगों में से कितने लोग इस तमाम नीतियों के बाद, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, उसके बाद महादलित, दलित, फलाना, सेकुलरवाद, हिंदू मुस्लिम करते करते बिहार के 12 करोड़ लोगों में से कितने करोड़ों लोग उस राज्य को छोड़ करके चले गए हैं। जिस दिन ये सेंसेक्स का मानक हम सबको पता चल जाएगा, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजनीति के सेंसेक्स का सबसे बड़ा मानक समझ में आ जाएगा। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। और आप सब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद और हमारे अभिभावक, आज के कार्यक्रम की शुरुआत अभी राजीव जी ने की। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात 8-10 मिनट में ही सही, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सेंसेक्स पे बहुत अच्छे ढंग से अपने विचार रखे। राजीव प्रताप रूडी जी, बाबू जी, विजय चोपड़ा जी, आपू भाई, बहुत बहुत बधाई आपको इस पुस्तक के लिए। बहुत अच्छी जानकारी इसके माध्यम से देश के लोगों को मिलेगी। भाई आशुतोष जी, हेमंत शर्मा जी, अभी राजीव जी ने क्षेत्रीय दलों का उभार अलग अलग राज्यों में कैसे हुआ और उसके पीछे का इतिहास क्या रहा, बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत 90 से की। अगर 90 से पहले क्षेत्रीय दलों का इतिहास हिंदुस्तान में हम देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं जिनका न परिवारवाद से कोई लेना था, न धर्म की राजनीति से कोई लेना था, और न वो व्यक्तिवाद पर सीमित थे। और इनमें अगर हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा नाम किसी का आता है तो मैं ऐसा मानता हूं प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगर आप उनकी पार्टी को देखें तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी से भी कम हो सकती है, शुरुआत हुई सोशलिस्ट पार्टी। अगर आप उनकी पार्टी को देखें तो अलग अलग राज्यों में थोड़ी थोड़े उनकी प्रेजेंस थी, फुटप्रिंट्स थी, और चुनाव दर चुनाव जब वो हारते गए तो उन्होंने फिर गैर कांग्रेसवाद का एक सिद्धांत दिया और कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ, जनसंघ के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चुनाव में जाएंगे। और उस समय संविद की सरकारें बनी, पट्टन थानू पिल्ले की सरकार बनी केरला में, तो पहली सरकार बनी थी जिसके खिलाफ नैनी जेल से, क्योंकि वहां पे किसान आंदोलन में गोली चल गई, तो डॉक्टर साहब ने उस समय नैनी जेल में थे, वहां से स्टेटमेंट दिया कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अगर आप उनकी राजनीतिक क्षमता देखेंगे तो एक क्षेत्रीय दल की हो सकती है, लेकिन अगर आप उनका व्यक्तित्व देखेंगे तो बहुत विराट व्यक्तित्व था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। मधु लिन्हे जी समाजवादी नेता हुए,
राजनारायण जी, सबकी शुरुआत क्षेत्रीय दलों से हुई। सोशलिस्ट पार्टी कोई राष्ट्रीय दल नहीं था, लेकिन उस धारा से जो नेता निकले, अभी हम लोगों ने लालू जी का नाम लिया, नीतीश जी का नाम लिया, मुलायम सिंह जी, उसमें एक नाम और जुड़ता है, बहुत बड़े नेता हुए। ये सब समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ 77 का, 1975 से लेकर 77 तक आपातकाल के खिलाफ, उसकी उत्पत्ति है सारे नेता। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे सत्ता का केंद्रीकरण होता गया, तो वो बात परिवारवाद और व्यक्तिवाद तक सीमित होती गई। केसीआर को व्यक्ति की कैटेगरी में राजीव जी ने रखा था, वहां मुझे लगता है थोड़ी सी त्रुटि हुई आपसे, वो परिवारवाद की भी कैटेगरी में जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन भूमिका है क्षेत्रीय दलों की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, तो आम आदमी पार्टी का झंडा लेके जब हम लोग यहाँ पे चलते थे, तो कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं होता था कि ये कौन सी राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं 13 की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं है। 8-9 साल पहले इसी दिल्ली में प्रचार के लिए गलियों में हम लोग जाते थे, कहते थे कौन सी पार्टी है, अच्छा कब बनी है। और उस समय जो राष्ट्रीय दल थे, उन्होंने यहां तक कहा कि भाई 6% वोट शेयर भी नहीं आएगा इसका। लेकिन पहले ही चुनाव में 28 सीटें आई, दूसरे चुनाव में 67 सीटें आई, तीसरे चुनाव में 62 सीटें आई। और क्षेत्रीय दल का वो सफर जो दिल्ली से शुरू हुआ, वो पंजाब में पहुंचता है तो एक सफल प्रयोग, और अब धीरे धीरे पूरे देश में उसका कम ज्यादा कह सकते हैं। कहीं उत्तर प्रदेश भी एक उदाहरण है जहां वोट नहीं मिला, उत्तराखंड में वोट नहीं मिला, गोवा में सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन फुटप्रिंट्स हर जगह मौजूद है। और क्षेत्रीय दलों की भूमिका के आधार पर अगर सरकारों के बनने का इतिहास आप देखेंगे, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो देवगौड़ा साहब की सरकार थी। उसके बारे में तो प्रमोद महाजन जी का एक बहुत ही मशहूर पार्लियामेंट की स्पीच है कि भाई हमारा डेलीगेशन गया कहीं बाहर किसी विदेश का, उन्होंने जिक्र किया तो पूछा कि भाई इसमें सरकार कौन है और विपक्ष कौन है। तो कहने लगे कि साहब ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सरकार को समर्थन दे रही है। ये देश की दूसरे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी है। और शायद चतुरानंद मिश्रा का उदाहरण देखकर उन्होंने कहा कि ये एक पार्टी है जिसके 3 सांसद हैं और ये देश की सरकार है। तो मतलब वो छोटे छोटे दलों का प्रयोग करके जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी, उसका उन्होंने अपने अंदाज में, लेकिन वो एक मशहूर स्पीच थी उनकी, और उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से क्षेत्रीय दलों ने अपना एक समूह बनाया, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, और जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी वो उसको बाहर से सपोर्ट कर रही थी, और देश के दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो शायद विपक्ष में थी। नंबर इस तरह से हो सकता है कि सबसे ज्यादा